Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पार्टी नारा दिया है अब की बार 400 पार, और एटा के वोटरों ने ये नारा दिया है कि एटा 5 लाख पार। ये नारा मेरा नहीं है, ये जन भावना है। और आपने देखा होगा, मैंने बोला तो सब लोगों ने 5 लाख पार के लिए बोला है, और ये 5 लाख पार करेंगे कि कितना करेंगे इनके हाथ में होता है। एक बार कहीं की भी जनता कोई संकल्प लेती है, उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन यहीं अंदर खाने आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, विपक्ष कह रहा है, लेकिन जो ठाकुर समुदाय है जिनका एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ ट्रेडिशनली रहा है, उसमें नाराजगी की बात कही जा रही है। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान अलग अलग जगह बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और आपके चुनाव में वो फैक्टर अगर नाराजगी का फैक्टर काम करता है तो कितनी मुश्किलें होंगी, और क्या आप खुद भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव के पहले इस मसले को सुलझाया जाए? देखिए, एटा लोकसभा के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी समुदाय में नहीं है, किसी जाति में नहीं है। एटा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग तीसरे चरण में होनी है, यानी कि मई 7 को। एटा लोकसभा कई मामलों में बहुत खास माना जाता है। ये वही जिला है जिसने उत्तर प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिया। कल्याण सिंह यहीं से चुनकर मुख्यमंत्री बने, बाद में वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बने। अहम बात यह है कि 2009 में जब कल्याण सिंह ने विद्रोह किया, इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़े, तो बीजेपी तीसरे पायदान पे जा पहुंची थी, और उसके बाद दोबारा वो बीजेपी के साथ हुए। आज चुनाव में एक तरफ केंद्र में नारा दिया जा रहा है बीजेपी 400 पार, तो कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं यहाँ पे राजवीर सिंह, राजू भैया भी जिन्हें कहते हैं, वो एटा में नारा दे रहे हैं 5 लाख पार। सही कह रहा हूं मैं? तो इस नारे के पीछे आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? देखिए, पार्टी नारा दिया है अब की बार 400 पार, और एटा के वोटरों ने ये नारा दिया है कि एटा 5 लाख पार। ये नारा मेरा नहीं है, ये जन भावना है। और आपने देखा होगा, मैंने बोला तो सब लोगों ने 5 लाख पार के लिए बोला है, और ये 5 लाख पार करेंगे कि कितना करेंगे इनके हाथ में होता है। एक बार कहीं की भी जनता कोई संकल्प लेती है, उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन राजवीर जी, अगर हम लोग आपका पुराना चुनावी आंकड़ा देखें, तकरीबन बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री आपने 2019 में पाई थी, हैट्रिक की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन जो चुनावी गणित है वो खराब होता हुआ दिख रहा है एटा के लोकसभा क्षेत्र में, उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, कहीं भी हमारा समीकरण खराब नहीं है। जो समीकरण पहले थे उससे भी बेस्ट हमारे साथ समीकरण है। पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल ये सब एक थे और बीजेपी अलग थी, तब भी हम 1,23,000 वोट से जीते थे, और इस बार ये फिर अलग अलग लड़ेंगे, और इनका जो जनाधार है वो पहले से और कम हो गया है। इसलिए यहाँ के लोगों ने जो नारा दिया है 5 लाख का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था कि मैंने भी थोड़ा गुणा गणित किया इसमें, तो दिख रहा है कि वहाँ पे यादव समुदाय का वोट, मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का अटेम्प्ट, थोड़ी बीएसपी की वोट बैंक में वो सेंधमारी करने की कोशिश, और साथ में 6 बार के बाद एक शाक्य कैंडिडेट उतारा गया है, ये नारा पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो कैलकुलेशन फिट बैठता है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ हमेशा शाक्य वोटर रहा है, सब नेता रहे हैं। हमारे ममते शाक्य जी हैं, पूर्व विधायक हैं, ये भी पहले यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कोई भी किसी तरीके का नुकसान नहीं है। शाक्य समाज जितना भी बीजेपी के साथ था उतना आज भी है। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? पूर्व जो यहाँ के उम्मीदवार थे आपके खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको आप अपने साथ मंच पर लेके आए? नहीं, देखिए, सेंधमारी शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो शब्द भी ठीक से नहीं है सेंधमारी, बल्कि जिन्होंने भाजपा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, जिनको भरोसा है कि बीजेपी देश के लिए कुछ कर सकती है, और ऐसे खाली हमारे देवेंद्र सिंह जी एक्स एमपी शामिल नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हुए हैं। उनकी विचारधाराएं बदली हैं देश के प्रति, उन्होंने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है। कोई लोकसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये ड्राइव कर रहा है, जो आप नारा दे रहे हैं कि एक बड़े मैंडेट से आप जीतेंगे, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके पक्ष में? देखिए, 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, तब से लेके मैं समझता हूँ मेरे होश में उतना विकास नहीं हुआ जो 10 साल केंद्र सरकार और 7 साल प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जितने काम हुए। आम व्यक्ति
हमने नहीं देखा कि ये सपा का है, कि बसपा का है, कि कांग्रेस का है। हमने ये भी नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हमने ये भी नहीं देखा कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, कौन है। जो गरीब व्यक्ति था उस तक हमने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे लाभार्थियों का जो है आपको इस बार लाभ मिलेगा, ये आप उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। जिन्होंने हमेशा कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, तो वो गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन उन्होंने गरीबों को हटाने का प्रयास किया। हमने गरीबों की गरीबी को हटाने का काम किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया है। सर, एक सवाल और है, आपके पिता एक स्टॉलवर्ट नेता रहे उत्तर प्रदेश के, और अक्रॉस पार्टी लाइन उनको सम्मान करते थे लोग, लेकिन क्या इस बार जब चुनाव हो रहा है, राम मंदिर बन चुका है, उद्घाटन हो गया है, तो कल्याण सिंह जी की जो लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, और राम मंदिर आंदोलन का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका भी फायदा आप मानते हुए चल रहे हैं इस चुनाव में? सिर्फ अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए भी? देखिए, जो राम मंदिर का मसला है, इसको पार्टी ने कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए। ये मुझे खुशी है कि मैं ऐसे पुत्र का बेटा हूं, माननीय कल्याण सिंह जी का, कि उन्होंने रहते रहते विवादित ढांचा ढह गया, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी उन्होंने कोर्ट का जो सजा हुई थी उसको भी काटा। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी ने विवादित ढांचा न ढाया होता उसमें, तो मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त अभी भी नहीं होता। और राम का मंदिर एक आस्था का विषय है, वो राष्ट्र का मंदिर है, राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए इसको चुनाव में। लेकिन इसका ये गणित तो काम कर रहा होगा, ये कार्ड भी काम कर रहा होगा। जन भावनाएं हैं, ये तो जन भावनाएं हैं। एक और सवाल राजवीर जी, मैं लोगों से भी बात कर रहा था यहाँ पे, आप पिछले 3 टर्म से आपके परिवार के पास ये सीट है, 2 बार से आप जीत रहे हैं, 2014 और 2019 आपने जीता, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे हैं जो एटा में लोगों को परेशान करते हुए दिखते हैं। रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, आपसे 2 घंटे की दूरी पे आगरा में मेट्रो चल रहा है, एटा में लोग कहते हैं कि हमारे पास रेलवे नेटवर्क नहीं है, हम कटा हुआ महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हम जब आ रहे थे एटा शहर से इस गांव तक, तो रास्ता था, सड़कें कम दिखाई दी हमें, ये कैसे रिजॉल्व? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने 90% गाँवों को रास्ता देने का काम किया है। हमने बाईपास बनाए हैं, हमने, आप रेल की बात कर रहे हैं, हमने 410 करोड़ 65 लाख रुपए का अभी बजट सैंक्शन हुआ है एटा टू कासगंज के लिए। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने ये कह रहे हैं कि बजट पास हुआ है, लोग भी कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आजादी के इतने समय बाद भी अगर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होगी लोगों के पास, तो ये सवाल उठेगा जनप्रतिनिधियों पे भी। ये सवाल पूछिएगा, आपको पूछना चाहिए कांग्रेस से। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? हमने 10 साल में कम से कम 410 करोड़ 65 लाख रुपए का हमने बजट जारी कराया है, और इसका सर्वे भी हो चुका, अब काम चालू हो जाएगा। ये जो टेन्योर है, ये आपका टारगेट होगा? निश्चित रूप से इसी टारगेट में रेल चलेगी और काम अभी शुरू हो जाएगा 1 साल बाद। एक आखिरी सवाल सर, लोगों के बीच युवा वर्ग जो है आपके, क्योंकि ये बेल्ट जो है ब्रज का, सरकारी नौकरियों का यहाँ पे बड़ा लंबा क्रेज रहा, फौज में जाने से लेके तमाम तैयारियों भर्तियों के लिए, उस वर्ग में एक ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल नाराजगी दिख रही है, लेकिन डिमांड है, उम्मीद है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस आलू बेल्ट में, जहाँ ऑलरेडी मुश्किलें हैं खेती किसानी के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखिए, एक तो ये आलू बेल्ट नहीं है, फर्रुखाबाद शुरू होगा, वहाँ से आलू बेल्ट शुरू होती है। अगले जितने भी हमारी 5 साल का कार्यकाल है, जितने भी काम हमने किए हैं, उसमें भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि लोगों को रोजगार मिले। ऐसी कुछ इकाइयां आए जिसमें से कम 1000, 2000, 5000 लोगों को। ये रोड मैप में है आपके? yes. आखिरी सवाल सर, आप एक बड़ा कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, नारा भी दे रहे हैं, लेकिन यहीं अंदर खाने आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, विपक्ष कह रहा है, लेकिन जो ठाकुर समुदाय है, जिनका एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है, जो बीजेपी के साथ ट्रेडिशनली रहा है, उसमें नाराजगी की बात कही जा रही है। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान अलग अलग जगह बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और आपके चुनाव में वो फैक्टर, अगर नाराजगी का फैक्टर काम करता है, तो कितनी मुश्किलें होंगी, और क्या आप खुद भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव के पहले इस मसले को सुलझाया जाए?
देखिए, एटा लोकसभा के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी समुदाय में नहीं है, किसी जाति में नहीं है। वो केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री को मोदी जी को बनाना चाहते हैं और विकास की जो गति है उसको और ज्यादा गति देना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस समय। और जहां ठाकुरों की बात कर रहे हैं, सबसे हमारे एक्स एमएलए बैठे बाबूजी रजनपाल जी, इनसे पूछ लीजिए। तो आपने एक साथ में शाक्य तोड़ और एक साथ में जो है ठाकुर समुदाय के नेता को, प्रतिनिधि को बिठा रखा है। तो बहरहाल एटा में फिलहाल राजवीर सिंह, जिनको राजू भैया के नाम से भी यहाँ के लोग प्रेम से बुलाते हैं, कल्याण सिंह के पुत्र हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने के लिए देश मौका देगा इस बार, बल्कि इनको भी एटा में तीसरी बार चुना जाएगा। और जो लोगों के बीच इशू है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको फिलहाल राजवीर सिंह बता रहे हैं कि उनकी भी प्रायोरिटी लिस्ट में ये फिलहाल दिख रहा है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, एटा।